नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। हरियाणा की चुनावी गर्मी में इस बार दिल्ली आला कमानों तक के पसीने छुड़वा कर रख दिए हैं। लगातार 2 बार इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार जरूर बनाई, लेकिन अब तमाम चैलेंजेस इस मुकाबले में कांग्रेस की मौजूदगी को भी स्ट्रांग बनाने का काम कर रहे हैं। मुकाबला पूरी तरह बीजेपी बनाम कांग्रेस का नजर आता है, जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी स्थानीय पार्टी भी भूमिका निभा रहे हैं। इस बार चुनाव में कई मुद्दे सियासत को इस तरह प्रभावित कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी के लिए यह हार जीत की वजह बन सकते हैं। बात चाहे अग्निवीर योजना की हो या फिर किसान आंदोलन की, बात चाहे रेसलर्स के संघर्ष की हो या फिर जाटों की नाराजगी, हर मुद्दा हरियाणा की जनता के बीच गहरी छाप रखता है और इन पर चरम दर्जे की राजनीति हो रही है। हरियाणा का चुनावी रण, सियासी दलों में कड़ी टक्कर। मतदान की तारीख बदली, सियासी पारे ने गर्मी पकड़ी। कई सीटों पर कांटे की टक्कर, इस बार कौन होगा बाजीगर? बीजेपी कांग्रेस में भिड़ंत, जेजेपी आईएनएलडी में सीधी टक्कर। हुड्डा शैलजा में गुटबाजी, कांग्रेस का फिर होगा बंटाधार। जाट समुदाय की नाराजगी, किसान आंदोलन का कितना असर? अग्निवीर पर सियासत, खिलाड़ियों का गुस्सा करेगा प्रभावित। हर चुनाव की तरह हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में भी कई सीटें बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल बनी हुई है। इनमें कुछ सीटों पर बड़े चेहरे दावेदारी पेश कर रहे हैं। अंबाला कैंट, जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की गहरी साख वाला क्षेत्र है, तो लाडवा से इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दावेदारी ठोक सकते हैं। 2 बार पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के विधायक रहने के चलते करनाल सीट पर भी हर किसी की नजर है। तो वहीं उचाना कला सीट पर दुष्यंत चौटाला पिछले चुनाव में झटका खा चुके हैं। देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव की हॉट सीटों का इस बार क्या समीकरण है। हरियाणा की जब भी बात की जाती है तो कुछ ऐसी सीटें जरूर रहती हैं जिन्हें हाई प्रोफाइल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ये वो सीटें हैं जहां पर मुकाबला भी कड़ा रहता है और उन सीटों का माहौल आसपास की कई सीटों पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है। हरियाणा के रण में अंबाला कैंट सीट को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1967 में अस्तित्व में इस सीट पर बीजेपी का तगड़ा जोर देखने को मिलता है। पार्टी के दिग्गज नेता अनिल विज 5 बार लगातार इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। पिछली बार भी उन्होंने ही जीत का परचम लहराया था। अगर पिछले विधानसभा के चुनाव के नतीजों की बात करें तो अंबाला कैंट सीट पर अनिल विज को 64,571 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को 57,948 वोट हासिल हुए थे। इसी तरह आईएनएलडी के चित्रा सरवारा को 52,017 वोट मिले। हरियाणा की लाडवा सीट भी इस बार चर्चा का विषय बनी हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर कहा जा रहा है कि वो लाडवा सीट से ताल ठोक सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो इस सीट पर मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प बन जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने बीजेपी को इस सीट पर एक बड़े अंतर से हरा दिया था। लाडवा सीट की बात करें तो ये कोई बहुत पुरानी सीट नहीं है। 2008 में परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में आई थी। अगर 2008 में आईएनएलडी ने लाडवा सीट से जीत का खाता खोला था तो 2014 के रण में बीजेपी के पवन सिंह ने जीत हासिल की। लेकिन 2019 आते आते सीट पर समीकरण बदल गए और कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया। हरियाणा की करनाल सीट किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस सीट से वर्तमान में नायब सिंह सैनी विधायक है, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी है। बड़ी बात यह है कि जिन मनोहर लाल खट्टर की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, वो खुद भी 2 बार करनाल सीट से विधायक रह चुके हैं। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर ने इसी करनाल सीट से बड़ी जीत हासिल की थी।
चुनावी आंकड़े बताते हैं कि 4 बार बीजेपी तो 4 बार कांग्रेस को भी इस करनाल सीट पर जीतने का मौका मिल चुका है। ये देखना दिलचस्प होगा कि करनाल सीट से बीजेपी किसे उतारती है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो करनाल में मनोहर लाल खट्टर को 79,906 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के तरलोचन सिंह को 34,718 वोट हासिल हुए। इसी तरह तीसरे नंबर पर जेजेपी के तेज बहादुर सिंह, जिन्हें मात्र 3,192 वोटों से संतुष्टि करनी पड़ी। पानीपत के अंतर्गत आने वाली इसराना विधानसभा सीट पर भी इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस चुनाव में भाजपा किसी बाहरी को इस सीट से चुनाव लड़वा सकती है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर समीकरण 2019 में ही बदल गए थे, जब कांग्रेस ने ये सीट बीजेपी से छीन ली थी। असल में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बलवीर वाल्मीकि ने 20,000 करीब वोटों से बीजेपी के दिग्गज नेता कृष्णलाल पवार को इसराना से हरा दिया था। ये नहीं भूलना चाहिए कि कृष्णलाल पवार मनोहर सरकार की पहली सरकार में कैबिनेट के परिवहन मंत्री थे। वर्तमान में भी कृष्णलाल राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी को किसी दूसरे उम्मीदवार की तलाश है। हरियाणा की गन्नौर सीट जाट बाहुल मानी जाती है। ब्राह्मण वोटरों की उपस्थिति भी इस सीट पर निर्णायक रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के निर्मल चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को बड़े अंतर से हरा दिया था। ये वही सीट है जहां पर 2014 में कांग्रेस के कुलदीप शर्मा ने जीत हासिल की थी। यह सीट 2009 में अस्तित्व में आई थी। हरियाणा की उचाना कलां सीट पर दुष्यंत चौटाला की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में उचाना कलां सीट से दुष्यंत चौटाला ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा की प्रेमलता को 40,000 से भी ज्यादा बड़े अंतर से हरा दिया था। 2014 के मुकाबले में बीजेपी की प्रेमलता ने ही दुष्यंत चौटाला को हराने का काम किया था। ऐसे में इन दोनों ही दिग्गजों की इस सीट पर तगड़ी लड़ाई देखने को मिलती है। हरियाणा की होडल विधानसभा सीट कांग्रेस और आईएनएलडी की मजबूत गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर 3 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन एक बार भी बीजेपी को खाता खोलने का मौका नहीं मिला है। ये बड़ी बात है क्योंकि जिस पार्टी ने लगातार 2 बार से हरियाणा में सरकार बनाई, वो इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पा रही है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर मुकाबला हमेशा कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच में ही देखने को मिला जाता है। ये सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता उदय भान की वजह से भी चर्चा में रहती है। 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को इस सीट पर जीत भी दिलाई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में वो खुद ये सीट हार गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर 2 बार उदय भान को हार का सामना करना पड़ा है और दोनों बार ही उन्हें आईएनएलडी के जगदीश नायर ने हराने का काम किया है। हरियाणा की दादरी सीट भी इस बार चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सियासी बाजार में ऐसी अटकलें चल पड़ी हैं कि विनेश फोगाट भी चुनावी मैदान में इस बार उतर सकती है और अगर उन्होंने अपना सियासी डेब्यू किया तो वो दादरी सीट से ऐसा कर सकती है। समझने वाली बात यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में दादरी सीट से बीजेपी की बबीता फोगाट ने जीत हासिल की थी। वहीं 2014 के चुनाव में इनेलो के राजदीप ने इसी दादरी सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में महंगाई मुद्दा होगा। किसान एक बड़े मुद्दे के तौर पर वहां होंगे कि किस तरह से किसानों के हितों की अनदेखी हो रही है। बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा होगा, जिस बेरोजगारी पर बात होगी कि किस तरह से सरकार बेरोजगारों को नहीं एडजस्ट कर पा रही है। अग्निवीर योजना, जो काफ़ी संख्या में हरियाणा से लड़के निकलते हैं और सेना में जाते हैं, तो अग्निवीर योजना के नाम पर तो मुद्दे तो बहुत हैं वहाँ पर। मुद्दों की कमी नहीं है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो या जवान का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो, ये मुद्दे होंगे। और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष अपने को डिफेंड करने की कोशिश करेगी कि कैसे हमने हरियाणा को सजाया और संवारा है, और वहीं पर विपक्ष जो है वो इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी कि ये देखिए, अगर ये सरकार जनहित और जन सरोकार के वास्ता रखने वाली सरकार होती तो शायद आज इन मुद्दों पर हमें सरकार को घेरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मुद्दे होंगे जिन मुद्दों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। 1977 के बाद से हरियाणा में मतदाताओं ने कभी भी किसी भी पार्टी को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं दिया। वहीं बीजेपी जेजेपी से नाता तोड़ने के बाद जैसे तैसे दूसरी पारी पूरी कर पाई है, लेकिन 10 सालों की सत्ता इस बार एक बड़ा चैलेंज सामने ला सकती है। किसान, जाट, खिलाड़ी और फौजी इस बार के इलेक्शन में महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस तमाम दांव पेच चल इस बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिशों में है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में सीएम नायब सैनी भी चौंकाने वाले समीकरण हरियाणा में पेश कर रहे हैं। देखिए विधानसभा चुनाव में गरमाए अहम मुद्दों पर यह रिपोर्ट।
हरियाणा चुनाव में इस बार कुछ मुद्दे अंजाम पर गहरा असर छोड़ सकते हैं। बात चाहे अग्निवीर योजना की हो या फिर किसान आंदोलन की, बात चाहे रेसलर की संघर्ष की हो या फिर जाटों की नाराजगी की, हर मुद्दा सियासी है और उस पर हो रही राजनीति इस वक्त चरम पर है। 1977 के बाद से हरियाणा में मतदाताओं ने कभी भी किसी भी पार्टी को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 5-5 सीटें जीतने के साथ ही सत्ता विरोधी लहर भाजपा को घूर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसके वोट शेयर के एक बड़े हिस्से में शहरी मतदाता शामिल थे, जो मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। यही कारण है कि हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई और भाजपा विधायकों के खिलाफ स्थानीय शिकायतें जैसे मुद्दों से पार्टी के फिर से चुनाव जीतने की संभावनाओं में बाधा आने की आशंका है। हरियाणा में किसानों की आबादी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि 2020 से 2021 में केंद्र के अब वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। हालांकि कानूनों को निरस्त तो कर दिया गया था, लेकिन किसानों में खासकर ग्रामीण इलाकों में लगातार नाराजगी भाजपा के लिए एक चुनौती पेश कर सकती है। इसकी एक झलक लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिली थी, जब राज्य के कुछ हिस्सों में किसानों ने भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले की 14 फसलों के मुकाबले सभी 24 फसलों पर MSP की घोषणा की है, लेकिन कई किसान इससे प्रभावित नहीं है। उनका आरोप है कि सूची में जोड़ी गई नई फसलें हरियाणा में उगाई ही नहीं जाती। पंजाब के किसानों द्वारा शंभू सीमा पर चल रहा विरोध प्रदर्शन भी बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। हरियाणा चुनाव में इस बार कई बड़े मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अग्निवीर की हो रही है। हरियाणा से देश की सेना में सालाना हजारों जवान जाते हैं। इसी वजह से अग्निवीर योजना को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा भी इसी राज्य में देखने को मिली है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि इस योजना की वजह से युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, सेना में उन्हें उचित स्थान नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान से ही इस मुद्दे को जिस ढंग से उठाया है, उस वजह से कई बार बीजेपी बैकफुट पर भी देखी गई। वैसे डैमेज कंट्रोल करते हुए केंद्र सरकार ने BSF CISF में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। वहीं राज्य की सैनी सरकार ने भी अग्निवीरों को हरियाणा में भर्तियों पर 10% का आरक्षण देने का ऐलान किया है। बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मिशन में जुटी है। उसे इस बार कांग्रेस से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे करके कांग्रेस अब जाट समुदाय का वोट तय मानकर चल रही है। कांग्रेस को जहां जाट, मुस्लिम और दलित के समीकरण पर भरोसा है, वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा समुदाय को लुभाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी एक तरफ जहां हरियाणा की सबसे बड़ी आबादी यानी जाटों को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दलितों और OBC के साथ साथ ब्राह्मण, पंजाबी, जाट, सिख, राजपूत, गुर्जर जैसे अन्य समुदायों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि जो समुदाय पूरी तरह से साथ नहीं है, उनमें ज्यादा से ज्यादा वोटों का बिखराव पैदा किया जाए। यही वजह है कि जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी अब हरियाणा से सटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और किसानों की पार्टी माने जाने वाले जयंत चौधरी को आगे करने जा रही है। हरियाणा में जाटों की आबादी 22% से भी ज्यादा है। बीजेपी जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को हरियाणा में कुछ सीटें देकर जाट वोटरों को संदेश देना चाहती है। साथ ही हरियाणा के चुनाव प्रचार में भी बीजेपी जयंत चौधरी को उतारेगी। जाट वोटरों को लुभाने या फिर यूं कहें कि सेंध लगाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जाटों का शोषण करने का आरोप लगा रहे हैं। सैनी ने कहा कि हुड्डा 2005 से 2014 के बीच 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान हुड्डा ने जाटों का शोषण किया। सैनी तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने हाल ही में तोशाम में एक रैली की थी। इसमें जाट समाज ने खुले तौर पर हाथ उठाकर कहा कि वो बीजेपी को वोट देंगे। इसके साथ ही पार्टी राज्य में जीत हार में अहम भूमिका निभाने वाले अन्य समुदायों पर भी खास फोकस कर रही है। जाट के बाद हरियाणा में सबसे बड़ी जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। अनुसूचित जाति की तादाद 21% के लगभग है। पार्टी को अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे दलितों का वोट मिलने की उम्मीद है। बीजेपी की रणनीति यह है कि अभय चौटाला व मायावती और दुष्यंत चौटाला एवं चंद्रशेखर के दोनों गठबंधनों पर ज्यादा से ज्यादा हमला बोलकर दलित और जाट वोट बैंक में बंटवारा किया जाए। वहीं हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच मतभेद को उभार कर कांग्रेस को दलित विरोधी साबित किया जाए। सैनी ने जाटों को देशभक्त बताकर जाट के साथ साथ किसान समुदाय का भी भरोसा जीतने की कोशिश की। OBC समुदाय को लुभाने के लिए पार्टी के पास OBC के मुख्यमंत्री का चेहरा तो है ही। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि OBC समाज एकजुट होकर उसे वोट करेगा। हरियाणा की आबादी में 7.5% हिस्सेदारी रखने वाले ब्राह्मण समुदाय को लुभाने के लिए ही पार्टी ने अपने ब्राह्मण नेता मोहन लाल बडौली को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है।
इसके साथ ही पार्टी 8% वाले पंजाबी, 5% वाले वैश्य, 4% वाले जाट सिख, 3.5% वाले राजपूत और लगभग इतनी ही संख्या वाले गुर्जर और अन्य समुदाय को लुभाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नेताओं को अलग अलग इलाकों में जिम्मेदारी दे रखी है। देखिए, पार्टियां जब दो धड़े में बढ़ जाती है तो घाटा तो होता ही है। अब शैलजा भी पदयात्रा पर निकल गई, हुड्डा पहले पदयात्रा कर चुके हैं। अब एक ही पार्टी में दो धड़ा अलग अलग पदयात्रा करे तो जनता तो कंफ्यूज होती ही है। अब शैलजा कहती हैं कि हम जो वहाँ का नगरीय क्षेत्र है उसमें हम घूमेंगे और वहाँ पर हम अपने लोगों को कनेक्ट करेंगे। हुड्डा कहते हैं कि गांव और गरीब से हमारे वास्ते हैं, किसानों से हमारे वास्ते हैं। तो हुड्डा एक अलग रास्ता अख्तियार करेंगे, शैलजा अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। स्वाभाविक है कि जनता कंफ्यूज होगी और इसका फ़ायदा एनडीए को मिलेगा। तो हुड्डा और शैलजा की राहें अलग अलग हैं और पार्टी भी इस बात को लेकर के चिंतित है, कांग्रेस पार्टी, कि कैसे इन दोनों के रास्ते को एक किया जाए। लेकिन अब लगता नहीं है कि दोनों के रास्ते एक होंगे। तो पार्टी अब कैसे पैचअप करती है ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, या चुनाव जब क्लाइमेक्स पर होगा तो उस समय देखना होगा कि कैसे दूरियां मिटाई गई या दूरियां बची ही रह गई। जहाँ तक सवाल है वोटर का और इलेक्शन कमीशन का, वोटर के हित को भी देखा जाना चाहिए था। इसीलिए हो सकता है उस समय जब ये डेट फाइनल की गई उस समय ये बात समझ में ना आई हो और ना किसी ने इस बात को सामने रखा हो। लेकिन देखिए, ये एक बिरादरी का मामला है जो कि चौधरी बिरादरी हैं, बिश्नोई, जिनका कि बहुत पुराना संबंध है और इस समय वो यात्रा करते हैं जिसमें राजस्थान आता है ट्रैवल करने में, हरियाणा है, राजस्थान है और साथ के कई प्रदेशों में, पंजाब तक जाते हैं ये लोग, उसके बाद वापस आते हैं। तो इस समय अगर चुनाव कराए जाएंगे तो मैं समझता हूँ एक समाज के वोट हम नहीं ले सकते, जैसा कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि एक एक वोट उसके लिए बहुत ही मूल्यवान है और उसका मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, जिसके लिए इतना पब्लिसिटी की जाती है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है प्रचार प्रसार में इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कि लोगों को ये जागरूक किया जाए कि वो अपने मताधिकार का समय पर प्रयोग कर सकें। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के कुश्ती का फाइनल मैच नहीं खेल पाने का मलाल हर देशवासी को रहा। विनेश फोगाट के गोल्ड नहीं जीत पाने के बावजूद उनका नाम देश के कोने कोने में फैल गया। लेकिन कुश्ती को अलविदा बोल चुकी ये खिलाड़ी विधानसभा चुनाव में बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। विनेश की चचेरी बहन और पूर्व कुश्ती पहलवान बबीता फोगाट बीजेपी की तरफ से विधायक हैं। वहीं भूपेंद्र हुड्डा की पूरी कोशिश है कि विनेश कांग्रेस के टिकट पर चरखी दादरी से चुनावी रण में उतरे। अगर विनेश राजनीति में आने का फैसला लेती हैं तो दिल्ली में उनका कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिया गया धरना एक बार फिर ताजा होकर हरियाणा के चुनाव पर गहरी छाप छोड़ सकता है। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ गई है और ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस दौरान चुनाव के माहौल पर तो असर डालेंगे ही, साथ ही चुनाव परिणाम के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इनमें मौजूदा सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना, किसानों और पहलवानों के आंदोलन, सरकारी कर्मचारियों का असंतोष और जाट समुदाय की भूमिका प्रमुख है। इन मुद्दों के बीच अटकलें हैं कि पहलवान विनेश फोगाट भी इस चुनाव से राजनीतिक अखाड़े में उतर सकती है और इस समय ये बात खास तौर पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर विनेश राजनीति में उतरती है तो ये कदम ब्रजभूषण शरण सिंह विवाद को फिर से उभार सकता है, जिसे हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने जोर शोर से उठाया था। विनेश फोगाट ने हाल ही में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों, जींद और रोहतक में खाप पंचायत नेताओं से मुलाकात की। 27 अगस्त को जींद में आयोजित एक कार्यक्रम में विनेश ने कहा कि राजनीति में जाने का दबाव है, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों से सलाह जरूर लूं। विनेश फोगाट का परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर दादरी सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि विनेश का राजनीति में झुकाव कांग्रेस की ओर रहा है। चचेरी बहनों के बीच राजनीतिक मतभेद भी उभर कर सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर बबीता और उनके पति ने अप्रत्यक्ष रूप से विनेश पर निशाना साधा, जिससे दोनों के बीच की दरारें और स्पष्ट हो गई। दिलचस्प बात यह है कि जहां राज्य के कई पहलवानों ने ओलंपिक के दौरान विनेश फोगाट के लिए प्रचार किया, वहीं दोनों बहनें एक साथ नहीं दिखी, सिवाय कांग्रेस को निशाना बनाने के मामले में। जब विनेश ने तत्कालीन WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के विरोध में सक्रिय रूप से भाग लिया, तब बबीता ने आरोप लगाया कि पहलवानों को कांग्रेस नेताओं के इशारे पर संगठित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि विनेश कांग्रेस की ओर झुकी हुई थी। सूत्रों का कहना है कि अगर विनेश चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो उन्हें दादरी विधानसभा क्षेत्र से बबीता के खिलाफ
खड़ा किया जा सकता है, जहां बबीता ने 2019 में चुनाव लड़ा था। पहलवानों और विपक्षी दलों ने बृजभूषण शरण सिंह विवाद को जीवित रखा है। अधिकांश पहलवानों साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग भी लिया था। बजरंग पुनिया ने तो अपना पद्मश्री भी विरोध के प्रतीक के रूप में वापस कर दिया। इसने लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित किया और इसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। जाट समुदाय और किसानों ने लोकसभा चुनाव में असंतोष व्यक्त किया, जिससे कांग्रेस को फायदा हुआ। कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़त बनाई और 42 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के संकेत दिए कि ग्रामीण हरियाणा ने कांग्रेस के लिए मतदान किया। असंतोष केवल जाटों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि गांव के सरपंचों और सामान्य किसानों के बीच भी था, जो विशेष रूप से परिवार पहचान पत्र योजना के तहत हो रही डिजिटलीकरण प्रक्रिया से नाखुश थे। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर केवल जाटों और किसानों तक ही सीमित नहीं है। पहलवान और सरपंच भी सरकार से नाखुश हैं। 2019 में 10 लोकसभा सीटें होने के बावजूद केंद्र सरकार में एक भी जाट नेता को शामिल नहीं किया गया और 2014 के बाद से किसी जाट नेता को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। कांग्रेस ने भी विनेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। जब विनेश ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की, तब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मांग रखी कि विनेश को राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि उम्र न होने के कारण ये संभव नहीं हो पाया। विनेश के चाचा महावीर फोगाट और चचेरी बहन बबीता फोगाट ने कांग्रेस की इस पहल की आलोचना की। विनेश फोगाट का संभावित राजनीतिक प्रवेश हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उनके खाप पंचायतों और किसानों के साथ मजबूत संबंध उन्हें चुनाव में व्यापक समर्थन दिला सकते हैं। हालांकि अभी तक विनेश ने राजनीति में प्रवेश की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगातार लगी हुई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट की भूमिका हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। खिलाड़ियों को लेकर के केंद्र अपनी योजनाओं को गिनाएगी कि किस तरह से हमने खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए योजनाओं के माध्यम से उनके लिए राशि मुहैया करा करके हमने उनकी बेहतरी के लिए कैसे प्रयोग किया है। ठीक है, एक आरोप इन पर लगते रहा है भेदभाव का, वो भेदभाव से बचाने की कोशिश सत्ता पक्ष अपने को करेगी, लेकिन ये भी तो कहेगी कि देखिए तो कि हरियाणा के खिलाड़ियों के आगे बढ़ाने में हमने कितनी भूमिका अदा की। किसानों का जहाँ तक सवाल है तो किसानों की नीतियों को लेकर के सरकार अपने को बचाने की कोशिश करेगी। एमएसपी का मामला हो या किसानों को उचित मूल्य देने का मामला हो या कृषि में बजट बढ़ाने की बात हो, इन सारी योजनाओं को वो बताएगी कि हमने कृषि में आज कितना बजट दिया, किसानों के हितों का और किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने कैसे किसानों का हित किया, इसकी बात वो करेंगी। जहाँ तक जाट समुदाय की बात है तो ठीक है, उनकी नाराज़गी है, तो उस नाराज़गी को भी वो आरएलडी जैसी कई पार्टियों को वो साथ में लाएंगी और ला करके उनके जो तकलीफ़ें हैं या उनके जो शिकायतें हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी। सफलता कहाँ तक मिलेगी ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा। हरियाणा के असेंबली इलेक्शन अलग, जो दूसरे राज्य है वहां के समीकरणों से बहुत अलग है। कैसे? हरियाणा किसान बाहुल्य राज्य है, जाट यहां का सबसे प्रभावशाली समुदाय है और इस छोटे से राज्य से देश को पदक जीतने वाले बड़े खिलाड़ी भी मिलते रहे हैं। इसके बाद बारी आती है फौजियों की। आकार और जनसंख्या में छोटा होने के बावजूद हरियाणा के जवान सेना में पराक्रम दिखाने के लिए जाते हैं। वहीं किसी न किसी वजह से इस बार विधानसभा चुनावों में किसान, जाट, खिलाड़ी और अग्निवीर सैनिक सियासी मुद्दा बने हुए हैं। कांग्रेस की यह कोशिश है कि इन तमाम संवेदनशील मुद्दों को बड़ा बनाते हुए बीजेपी की हैट्रिक को रोक दिया जाए, लेकिन पार्टी हुड्डा और कुमारी शैलजा की गुटबाजी में अभी भी फंसी हुई है। उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस को बगावत का भी सामना करना पड़ सकता है और इसी की ताक में जेजेपी और इनेलो बैठे हैं। सिर्फ 90 विधानसभा सीटें होने की वजह से टक्कर के हालात में चौटाला परिवारों की यह पार्टी अहम रोल अदा कर सकती है। किसी बड़े चुनाव का तमाम सियासी मसला लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल बना हुआ है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।